हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज फिर जुलेखा की माँ उसे ज़ोर ज़ोर से पीटे जा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हुक्म के खिलाफ जाने की? जब मैंने मना किया था कि नीचे मत जाना, फिर तुम क्यों गई हो? कितनी बार समझाया है कि नीचे वालों से बातचीत मत किया करो, लेकिन तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आती। जाओ, जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ। हर वक्त दिमाग ख़राब करके रखती हो। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तुमसे उलझती रहूं। ऊपर से आने वाली आवाज़ें मुसलसल मुझे परेशान किए जा रही थी। ये तो अब रोज़ का मामूल बन चुका था। उसकी माँ उसे मारा पीटा करती और कमरे में बंद कर देती। वो उसकी सौतेली माँ थी, हर वक्त उस पर जुल्म किया करती। वो बेचारी गूंगी बच्ची कुछ कह भी नहीं सकती थी, किसी से अपनी बेचारगी का इजहार भी नहीं कर पाती थी। उसका बाप भी ऐसा ही था, अपनी बीवी की बातों में आकर बेटी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देता। मगर लड़की की ये सूरत हाल देखकर तो मैं रोज़ बरोज़ परेशान होती जा रही थी। उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसकी मदद करने से मुकम्मल तौर पर कासिर थी। मैं खुद यहाँ पर नई नई शिफ्ट हुई थी। अगर इस हालत में मैं कोई भी कदम उठाती तो सब लोग मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाते। वो लोग ना जाने कितने सालों से इस मोहल्ले में रह रहे थे। ऐसे में अगर मैं मोहल्ले वालों को कुछ बताती तो कोई भी मेरी बात का यकीन क्यों करता? मोहल्ले वाले तो आगे से मुझे यही कहते ना कि तुम झूठी हो जो उनके घर में दरार डालना चाहती हो। और फिर मेरा शौहर, वो भी मेरा साथ ना देता। वो तो उन लोगों में से था जो कहते हैं जो हो रहा है और जैसा हो रहा है होने दो। वो बस वक्त के बहाव में बहते चले जाते हैं। लेकिन मैं ऐसी नहीं थी। मुझे गलत चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ना ही मैं उस पर खामोश रह सकती थी। लेकिन यहाँ पर मेरी मजबूरी आड़े आ गई। लेकिन मेरा दिल बेचैन हो रहा था। एक नज़र उस लड़की को देख कर आऊँ, क्या पता वो ठीक है या नहीं। मैं कपड़े फैलाने के बहाने कुछ कपड़े धोकर ऊपर चली आई। छत पर ही कपड़े फैलाए जाते थे। छत पर जाने के लिए हमें जिन सीढ़ियों से गुजरना पड़ता था वो उनके घर के सामने से ही निकलती थी। जाते जाते मैं निगाह डालकर देख सकती थी। हालांकि किसी के घर में यूं झांकना अच्छी बात नहीं है और मैं आम हालात में ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन अभी मजबूर थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि जाते जाते ही उसकी तरफ एक नज़र डालूंगी, शायद वो मुझे नज़र आ जाए। मैं कपड़ों की बाल्टी उठाए ऊपर की तरफ चली आई। आराम आराम से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। उनका दरवाज़ा हस्बे मामूल खुला हुआ था। वो सिर्फ रात के वक्त ही दरवाज़ा बंद करते थे। अंदर का मंजर मुझे यहाँ से साफ नज़र आ रहा था। उसकी माँ उसे पीट रही थी। उसकी हालत देखकर मैं फ़ौरन से परेशान हो गई। दिल किया कि भाग कर जाऊं और उस औरत को रोकूं और उससे कहूं कि ये जुल्म मत करे। वो बेचारी गूंगी लड़की है, उस पर इतना जुल्म ढाएगी तो क़यामत के दिन अल्लाह हिसाब ज़रूर लेगा। लेकिन मैं कुछ भी करने से कासिर थी। इसीलिए ठंडी आहें भरकर ऊपर की तरफ चली आई और दिल ही दिल में अल्लाह से उस लड़की के लिए दुआएं मांगने लगी कि उन जालिमों से इसे निजात दिला दे और उसकी मदद फरमा। छत पर कपड़े फैलाकर मैं वापस नीचे आई। अभी मुझे घर के काम काज निपटाने थे और सामान वगैरह भी सही करके रखना था। 2 दिन पहले ही हम लोग इस घर में आए थे। अब तक मैंने सारा सामान नहीं रखा था क्योंकि थकन से मेरा बुरा हाल हो चुका था। इसलिए सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता ही सामान वगैरह सेट कर लूँगी। ऊपर से मैं उम्मीद से भी थी, तो ऐसी हालत में अकेले काम करना थोड़ा मुश्किल था। सोच रही थी कि कुछ वक्त के लिए मुलाजमा रख लूँ। आज रात को जब मेरा शौहर वापस आएगा तो मैं उससे बात करूँगी। यही सोचकर मैं किचन में आकर खाना बनाने लगी। हम 2 ही लोग थे, ज़्यादा काम नहीं होते थे, लेकिन ऐसी हालत में थोड़ा सा काम करके ही मैं थक जाती थी। मैं अपने मैके और ससुराल से बहुत दूर थी। वो लोग दूसरे शहर में रहते थे। मेरे शौहर का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो मुझे उसके साथ यहाँ पर आना पड़ा। वो एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। माकूल तनख्वाह थी।
हमारा अच्छा गुजारा हो जाता था। मैं पूरा दिन घर पर फारिग ही रहती थी। घर के काम काज के अलावा कोई काम नहीं था। बीए किया हुआ था, लेकिन कभी नौकरी करने का सोचा नहीं था। आजकल तो मास्टर्स करने वालों को भी कोई नहीं पूछता, फिर मैंने तो सिर्फ बीए किया हुआ था। खाना वगैरह तैयार करके मैं बैठ गई और दोबारा से उस लड़की के बारे में सोचने लगी। जब मैंने पहली बार उसे देखा था, वो मुझे बहुत ही मासूम सी लगी थी। मुझे ये मालूम नहीं था कि वो खूबसूरत और मासूम सी बच्ची बोलना नहीं जानती है। वो इशारों ही इशारों में मुझसे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। 2 दिन पहले ही हम लोग जब इस घर में आए थे, सामान उतरवाने और अंदर रखवाने के बाद मेरे शौहर ने मजदूरों को भेज दिया और मुझसे कहा कि तुम घर पर आराम करो, मैं बाहर से खाने पीने का कोई बंदोबस्त करके आता हूँ। ये सामान आहिस्ता आहिस्ता सेट कर लेंगे, बस तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसे गए 5 मिनट ही गुजरे होंगे, उसी वक्त ऊपर से एक लड़की आई। काफ़ी शर्मीली और मासूम सी और घबराई हुई लग रही थी। मैंने उसे अंदर आने की इजाज़त दी और कहा कि आओ बैठो, क्या बात है, इतना परेशान क्यों लग रही हो। वो ऊपर से आई थी तो मतलब मालिक मकान की ही बेटी थी। मैं उससे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर जब उसने इशारों में बात करने की कोशिश की तो मुझे समझ में आया कि वो लड़की तो दरअसल गूंगी है और बोल नहीं सकती। मैं उसके इशारे समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जाहिर सी बात है, मुझे तो इशारों की ज़बान नहीं आती थी। काफ़ी देर तक वो मुझे कुछ समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं कुछ समझ ना पाई। जब मेरे शौहर खाना लेकर आए तो वो वापस ऊपर चली गई। मेरे शौहर ने पूछा कि ये कौन थी। मैंने उन्हें बताया कि मालिक मकान की बेटी थी, ऊपर से आई थी, बेचारी गूंगी है, बोल नहीं सकती। न जाने इशारे में मुझे क्या कहने की कोशिश कर रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे शौहर ने कहा, ठीक है, तुम परेशान मत हो सकता है कि वैसे ही मिलने के लिए आई हो। खाना वगैरह खा लो, उसके बाद आराम करो, आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ एडजस्ट हो ही जाएंगे। ये घर काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत बना हुआ था और साफ़ सुथरा, खुला, हवादार था। मुझे ऐसे ही खुले खुले घर पसंद थे। मैं घर में ज़्यादा फर्नीचर नहीं रखती थी। मुझे यूँ लगता था कि बहुत ज़्यादा फर्नीचर रखने की वजह से घर छोटा लगने लग जाता है। घर को सजाना वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। हमेशा मैं घर को सजाने में ही मसरूफ़ रहती थी। जब हम लोग साहिवाल में रहते थे, जहाँ मेरा ससुराल था, वहाँ सब मिलजुल कर ही रहा करते थे, यानी एक जॉइंट फैमिली थी। जॉइंट फैमिली में रहते हुए इंसान को अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को पीछे रखना पड़ता है। उस वक्त मैं सिर्फ अपने कमरे को ही सजा सकती थी, बाकी घर में सब लोगों की मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ किया जाता था। घर में बदमज़गी से बचने के लिए मैं अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को पीछे रख देती। ऐसा नहीं था कि मेरे ससुराल वाले बुरे थे या फिर जालिम, बल्कि मैं खुद ही एहतियात पसंद थी। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ से नहीं रोका, बल्कि उल्टा वो मेरी तारीफ़ ही किया करते थे। मगर मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को किसी भी मसले का सामना करना पड़े और रिश्तों में ऊंच नीच हो जाए, इसलिए हमेशा एहतियात से काम लेती थी। शुरू से ही मैं रिश्तों के मामले में बहुत ज़्यादा मोहतात रहती थी। 2 साल पहले ही मेरी शादी हुई थी और अब मैं पहली बार अपने ससुराल से दूर दूसरे शहर में रहने के लिए आई थी। न जाने मेरे शौहर का यहाँ पर कितने अरसे तक ट्रांसफ़र रहता। उनकी नौकरी ही ऐसी थी कि अक्सर ही ट्रांसफ़र होता रहता था। मैं एक मिडिल क्लास घराने में पैदा हुई थी। शुरू से ही बहुत एहतियात पसंद, शोख और चंचल बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि हमेशा संजीदा रहती थी। किताबों की शौकीन थी। बचपन ही से मैं तरह तरह की किताबें पढ़ा करती थी। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे डाइजेस्ट नॉवल पढ़ने का शौक़ लग गया। मुझे टीवी ड्रामे देखने का कोई शौक़ नहीं था। उसके बरक्स मेरी बहनें और मेरी कज़न्स सब हमेशा कोई ना कोई ड्रामा और फिल्म ही देखती रहती थी और उसी के बारे में बातें करती थी।
मगर मेरी दुनिया अलग थी। मैं किताबों से बाहर निकलती ही नहीं थी, हमेशा किताबों में मगन रहती। स्कूल वगैरह में भी मैं पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आती थी। इसीलिए ख़ानदान भर में मैं ज़हीन लड़की के नाम से मशहूर थी। मैंने कॉलेज अच्छे नंबरों से पास किया, उसके बाद बीए में दाखिला ले लिया। साथ ही साथ मैंने बहुत से कोर्सेज़ भी किए, जिनमें सिलाई, खाना पकाना और बहुत सी दूसरी चीज़ें शामिल थीं। अम्मा ने मुझे घर के सारे काम काज अच्छे से सिखाए थे। हम 3 बहनें और 2 भाई थे। भाई मुझसे बड़े थे और बहनों में मैं सबसे बड़ी थी। बीए मुकम्मल करने के बाद अम्मा ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए। उन्हें उम्मीद थी कि मेरे लिए कोई अच्छा सुलझा हुआ रिश्ता आएगा। और फिर एक दिन मेरी ताई के ज़रिए असगर का रिश्ता मेरे लिए आया। अम्मा और अब्बा को वो रिश्ता काफ़ी मुनासिब लगा। वो लोग भी जॉइंट फैमिली में रहते थे। चूँकि मैं खुद भी जॉइंट फैमिली में ही पली बड़ी थी, इसलिए यहाँ आकर एक बड़े सारे ख़ानदान में रहने में मुझे किसी तरह की कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। मेरी 2 जेठानियाँ थीं और 3 नंदें, तीनों ही शादीशुदा थीं और कभी कभार ही यहाँ पर आती थीं। वो लोग काफ़ी सुलझे और पढ़े लिखे थे। मेरे शौहर भी मेरी तरह संजीदा मिजाज थे, लेकिन हद से ज़्यादा लापरवाह भी थे। कभी कभी तो मैं उन्हें खुद गर्ज भी कह देती थी, लेकिन वो आगे से मुस्कुरा देते। वो दूसरों के मामलात में कम मदाखलत करते थे, मगर मैं दुनिया भर की हमदर्दी अपने दिल में समाये हुए थी। जहाँ पर भी किसी के साथ कुछ गलत होता देखती, फ़ौरन से उसकी मदद करने को आगे बढ़ती, फिर चाहे मुझे उससे कितना ही नुकसान क्यों ना पहुँचता। शादी के तकरीबन 1.5 साल बाद जाकर मुझे खुशखबरी मिली थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अल्लाह से दुआएं करने लगी कि मेरे यहाँ सेहतमंद और नेक और सालेह औलाद पैदा हो। फिर उन्हीं दिनों मेरे शौहर का ट्रांसफ़र हो गया। मजबूरन हमें दूसरे शहर आना पड़ा। हालांकि मेरी सास का कहना था कि जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती, बहू को यहीं रहने दो, ताकि किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। लेकिन मेरे शौहर बज़िद थे कि नहीं, मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। और फिर मुझे उनके साथ दूसरे शहर आना पड़ा। यहाँ आकर मैं काफ़ी ज़्यादा उदास थी, क्योंकि हमेशा से बड़े ख़ानदान में रही थी, अकेले रहने का कभी तजर्बा नहीं हुआ था। तो अब तन्हाई का एहसास मुझे खा रहा था। घर में तो हर पल चहल पहल ही रहती थी। ऐसे में यहाँ पर अकेले रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। शौहर सुबह सवेरे ही अपने दफ्तर के लिए निकल जाते और मैं पूरा दिन हवन्नकों की तरह दीवारों को ही घूरती रह जाती थी। ज़्यादा काम भी नहीं कर पाती थी। ऐसे में एक बस वही लड़की थी जो मेरे पास आ जाती, जो मालिक मकान की बेटी थी। वो मेरे पास आकर बैठ तो जाती थी, लेकिन जाहिर सी बात है वो बोल नहीं सकती थी। इशारों में मुझे कुछ समझाने की कोशिश करती रहती, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था। उसकी अम्मा को जब ये पता चला कि वो रोज़ाना नीचे आती है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई। उन्होंने उसे खूब मारा पीटा। मैं भागते हुए ऊपर आई और मैंने उनसे कहा कि आप अपनी बेटी को क्यों मार रही हैं? वो तो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आई थी, उसमें कोई गलत बात नहीं। आप इस तरह से मत मारें, बेचारी की हालत ख़राब हो गई है। उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि वो उनकी सौतेली बेटी है। मेरी हमदर्दी देखकर वो औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, तुम अपने काम से काम रखो, दोबारा हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी मत करना। ये इसी काबिल है। इसकी माँ भी एक बोझ ही थी। शुक्र है उससे जान छूट गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत कौन है। मैं नीचे आकर बैठ गई और उसी के बारे में सोचने लगी। रात को मेरे शौहर घर वापस आए तो मैंने उनसे इन सब का जिक्र किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस तरह उनके घरेलू मामलात में दखल अंदाजी क्यों कर रही हो? छोड़ो, जो भी हो रहा है होने दो। मगर मैं सख्त बरहम हो गई और मैंने कहा कि आखिर क्यों होने दूं? जो गलत हो रहा है वो गलत है और मैं गलत का साथ कभी नहीं दे सकती। देखा नहीं आपने, उस मासूम बच्ची पर हद से ज़्यादा जुल्म हो रहा है।
और वो बेचारी तो बोल भी नहीं सकती, अपने दुख का इजहार बोल कर भी नहीं कर सकती। ऐसे में उस पर इस तरह का जुल्म बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है। न जाने वो औरत कौन है। आप उस लड़की के बाप से बात करें ना कि वो औरत उस पर जुल्म करती है। लेकिन मेरे शौहर ने साफ मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं हरगिज़ भी किसी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करूँगा। बहुत मुश्किल से हमें ये मुनासिब घर मिला है। अगर हमने उनके घरेलू मामलात में दखल अंदाजी की तो वो हमें इस घर से बाहर निकाल देंगे। शौहर के समझाने पर उस वक्त तो मैं खामोश हो गई, लेकिन मुझे ये मामला मुसलसल उलझा रहा था। फिर मुझे आस पड़ोस की औरतों से ये बात मालूम हुई कि वो लड़की दरअसल उनकी सौतेली बेटी है। मालिक मकान ने अपनी पहली बीवी की वफ़ात के बाद दूसरी शादी कर ली थी। वो औरत उस लड़की की सौतेली माँ है और उस पर खूब जुल्म ढाती है। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बेचारी मज़लूम लड़की उसके जुल्म की वजह से कितनी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाप को भी अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि ये लड़की के चेहरे पर मार के निशानात साफ नजर आते थे, लेकिन कोई भी उस बच्ची से हमदर्दी नहीं करता था। एक दिन मैं छत पर कपड़े फैलाने के लिए गई तो मुझे एक कोने में वो बैठी रोती नजर आई। मैं तेजी से उसकी तरफ आई और मैंने उससे कहा कि बेटी, क्या हुआ है? आखिर तुम क्यों रो रही हो? मैं जानती थी कि वो बोल नहीं सकती, लेकिन इशारों से तो मुझे कुछ ना कुछ समझा सकती थी। वो मुझे इशारा कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई। वो हमेशा मुझे एक ख़ास किस्म का इशारा किया करती थी। यूं लगता था कुछ बताने की कोशिश करती है, कुछ ऐसा जो बहुत ही अहम है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि क्यों ना तुम मुझे लिखकर बता दो कि तुम क्या कहना चाहती हो। क्या तुम्हें लिखना आता है? उसने हाँ में सर हिलाया तो मैंने खुशी से फ़ौरन से उससे कहा, तुम सब्र करो, मैं अभी जाकर फ़ौरन से एक कागज़ और कलम लाती हूँ, तब तक तुम मेरा इंतज़ार करना। मैं जब कागज़ और कलम लेकर आई तो देखा तो वो तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। कितनी हैरत की बात थी कि अचानक से वो कहाँ गायब हो गई। थोड़ी ही देर बाद मुझे उनके घर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। उसकी माँ चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, तो फिर नीचे गई है, मैंने तुझे मना किया था, और साथ में ही उसे बुरी तरह से मार रही थी। मैं भागती हुई उनके घर पर आई और मैंने कहा, इसे छोड़ दे, इसकी कोई गलती नहीं, ये मेरे कहने पर ही आई थी। मैं अकेली होती हूँ, इसलिए तन्हाई का एहसास होता है। गलती की जो इसे बुला लिया। आप इसे कुछ भी मत करें, आइंदा मैं नहीं बुलाऊंगी। वो औरत मुझसे कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने काम से काम रखो। आइंदा अगर तुमने इस लड़की को नीचे बुलवाया तो देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी। ये कहकर उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। उस बेचारी बच्ची की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे भी उसे देखकर रोना आ रहा था। पूरी रात मैं इस वजह से सो नहीं पाई कि न जाने उसके साथ क्या हुआ होगा। मेरा शौहर मुझे समझाता रहा कि उनके मामलात से दूर रहो, जो भी मसला है वो खुद देख लेंगे। तुम्हें कितनी बार समझाया है, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। बस कर दो अब और ख़ुद को परेशानी में मत डालो। शायद मेरा शौहर ठीक ही कह रहा था। मुझे उनके मामलात में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितना मैं उस लड़की की फ़िक्र कर रही थी उतना ही उसकी माँ उस पर जुल्म करती जा रही थी, और मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उस लड़की पर कोई जुल्म और तशद्दुद हो। मुझे इस मामले से मुकम्मल तौर पर दूर रहना चाहिए। फिर मैंने ख़ुद को अपने घर के कामों में मसरूफ़ कर लिया। अगले हफ्ते ही मेरी बहन घर पर आ रही थी। अम्मा ने उसे कुछ दिन यहाँ पर रहने के लिए भेज दिया था ताकि वो मेरा ध्यान भी रख पाए। मेरे आखिरी महीने चल रहे थे। ऐसे में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। मेरे शौहर चूँकि अपने काम में मसरूफ़ होते थे, इसीलिए पूरा दिन मेरे पास रुक नहीं सकते थे। ऐसे में किसी का मेरे पास रुकना बहुत ज़रूरी था। अम्मा ने बहन को मेरे पास भेज दिया। आजकल उसकी छुट्टियां थीं। मैं खुश थी कि चलो मेरे पास कोई ना कोई तो होगा, वरना अकेले रह रहकर तो मैं अब बिल्कुल थक चुकी थी और सख्त बोर हो चुकी थी। किताबें पढ़ती थी लेकिन दिल फ़ौरन से उचाट हो जाता। अजीब मूड हो रहा था।
मेरी बहन आई तो मेरा मूड काफ़ी अच्छा हो गया। वो तमाम काम में मेरी मदद करती और घंटों बैठकर मुझसे बातचीत करती। कभी कभी तो हम लोग करीबी पार्क में चले जाते और जाकर वॉक करते, जिस वजह से मेरी तबीयत पर काफ़ी खुशगवार असरात मुरतब होते। अपनी बहन के साथ मसरूफ़ रहकर मैं उस लड़की को बिल्कुल ही भूल गई थी। यहाँ तक कि जब कभी कभार छत पर जाती भी तो उनके घर की तरफ एक निगाह भी ना डालती। मैंने उसे मुकम्मल फरामोश कर दिया था। बहुत अरसा हो गया था वो नीचे नहीं आई थी। अब तो मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा सकूं। मेरी बहन ही कपड़े वगैरह सुखाने ऊपर जाती थी। एक दो बार उसने मुझसे पूछा भी कि ऊपर कौन रहते हैं, तो मैंने उसे बताया कि ऊपर हमारे मालिक मकान रहते हैं। उनकी एक ही बेटी है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं आती, बेचारी गूंगी है। मैंने अपनी बहन को भी सख्ती से मना कर दिया कि उस लड़की के पास मत जाना। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मसला खड़ा हो। दरअसल उसकी माँ बहुत ही जालिम है। जब भी वो लड़की मुझसे मिलने आती थी तो वो उस पर हद से ज़्यादा जुल्म करती और उसे मारती। बेहतर है कि हमारी वजह से उसे किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरी बहन ने मेरी बात सुनकर सर हिला दिया और कहा कि ठीक है, मैं एहतियात से काम लूँगी। एक दिन मेरी बहन छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई तो चिल्लाते हुए नीचे वापस आई। मैं हैरान हुई और उससे कहा कि क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, आखिर क्या बात है? तो उसने कहा, आपी, छत पर मैंने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखी है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है, और मुझे छत से अजीब किस्म की आवाज़ें भी आ रही हैं। इसीलिए मैं डर कर भाग कर आ गई। मैं हैरान हूँ कि आज से पहले तो मैंने कभी छत पर किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं देखा था और ना ही कोई आवाज़ सुनी थी। तो उसे क्या दिखाई दिया? मैंने उससे कहा कि हो सकता है तुम्हारा वहम हो, लेकिन वो मुसलसल नफ़ी में सर हिलाकर कह रही थी कि नहीं, वो मेरा वहम नहीं है, बल्कि हकीकत में मैंने कुछ महसूस किया है और कुछ आवाज़ें भी सुनी हैं। आइंदा मैं छत पर नहीं जाऊंगी। वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और खौफज़दा होकर एक तरफ बैठ गई। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, आखिर ये सब क्या है। अचानक से छत पर ऐसा क्या हो सकता है जिसने मेरी बहन को इतना ज़्यादा खौफज़दा कर दिया। उस दिन के बाद से मेरी बहन छत पर नहीं गई। हम घर पर ही कपड़े सुखा लेते थे। कुछ ही दिन में मेरी यहाँ डिलीवरी मुतवक्को थी, इसलिए मैं बहुत ही एहतियात से काम ले रही थी। और फिर मेरे यहाँ बच्चे की पैदाइश हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे यहाँ एक बेटा पैदा हुआ था। मेरे शौहर ने उसका नाम रखने के लिए और उसका अकीका करने के लिए छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया। मेरे तमाम ससुराल वाले यहाँ पर आकर उस तकरीब में शिरकत करने वाले थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे मेके से भी सब लोग आ रहे थे। इतने अरसे बाद मेरे घर वाले यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे थे। सबको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी का एहसास होने वाला था। मेरी बहन और मेरे शौहर ने मिलकर सारी तकरीब का इंतज़ाम किया। मैंने अपने शौहर से कहा कि मोहल्ले वालों के साथ साथ हमारे मालिक मकान को भी दावत देना, हो सकता है कि वो लोग आ जाएं। शौहर ने सर हिला दिया। मुझे नहीं पता था कि वो हमारी दावत में आएंगे या नहीं, क्योंकि उनका रवैया अब तक हमारे साथ बहुत ही अजीब रहा था। जब मेरे शौहर किराया देने गए तो मालिक मकान को तकरीब में आने का दावतनामा भी दे दिया, लेकिन जब तकरीब मुनक्किद हुई तो उनमें से कोई भी नहीं आया। मेरी बेचैन निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। दरअसल मैं उस लड़की को देखना चाहती थी। वैसे तो मैं उसे भूल चुकी थी, लेकिन उसके साथ गुजारने वाली ज़्यादती मुझे बार बार याद आती थी। अगर मैं उसे एक बार देख लेती तो मुझे इस बात की तसल्ली हो जाती कि वो बिल्कुल महफूज है और ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं आए। मेरी बेचैनी देखकर मेरी बहन ने कहा कि आप परेशान मत हों, अगर वो मुनासिब समझेगी तो खुद ही आपसे आकर मिल लेगी। हो सकता है कि वो अपने घर वालों के मना करने की वजह से यहाँ पर ना आ रही हो। खैर, मैं अपने बेटे में मगन हो गई। वक्त गुजरता गया। मेरी बहन भी वापस चली गई थी। अब मैं घर संभालने के काबिल हो गई, इसलिए घर और अपने बच्चे पर ध्यान देने लगी।
میں نے اس لڑکی کو مکمل طور پر فراموش کر دیا تھا۔ میرے شوہر بھی اس بات سے خوش تھے کہ اب میں اس کے مسئلے میں دخل اندازی نہیں کر رہی ہوں اور اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہی۔ میرے پاس ایک مصروفیت یعنی میرا بچہ آ چکا تھا۔ میرا پورا دن اسی کے ساتھ گزرتا تھا۔ اب میں بالکل بھی فارغ نہیں ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں کچھ اور سوچ ہی نہیں پاتی تھی۔ بیچ میں 1-2 بار میں کچھ دن کے لیے اپنے سسرال بھی رہنے گئی تھی۔ ایسے میں گھر بالکل بند رہا تھا۔ جب میں واپس آئی توقع کر رہی تھی کہ گھر میں کافی دھول اور مٹی ہو گئی ہوگی، لیکن حیرت تب ہوئی جب میں نے گھر کو بالکل صاف ستھرا شیشے کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا۔ گھر تو بند تھا اور اس کی چابی تو ہمارے پاس تھی۔ ایسے میں گھر کو کس نے چمکایا ہوگا؟ یہ سوچ سوچ کر ہی مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا اور کہا کہ گھر میں دھول مٹی کے بجائے صاف صفائی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یوں لگتا تھا کہ روزانہ ہی کوئی نہ کوئی گھر کی صفائی کرتا ہے۔ میرے شوہر بھی حیران ہوئے، کہنے لگے اس گھر میں تو مجھے سب کچھ ہی عجیب لگ رہا ہے۔ خیر ہماری مجبوری ہے، ہمیں یہاں پر رہنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ تم ایسی باتوں پر دھیان مت دو، ویسے بھی یہ ایسا موسم نہیں ہے کہ گھر میں دھول مٹی جمع ہو جائے۔ ان کے سمجھانے پر میں نے اپنے دماغ کو پرسکون کر دیا اور سر جھٹک دیا۔ شاید واقعی میں ایسا ہو۔ بہرحال میں نے اپنے بچے کو بستر پر لٹایا اور کھانا وغیرہ تیار کیا۔ کھانا کھا کر میرے شوہر اپنے کام کے لیے چلے گئے اور میں گھر میں بیٹھ کر کتابیں وغیرہ پڑھنا شروع ہو گئی۔ میرا بچہ زیادہ تنگ نہیں کرتا تھا، اس لیے مجھے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ ابھی میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک سے باہر کا دروازہ بجا۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، ایسے میں باہر کون ہوگا؟ میں حیران ہوئی، یقیناً اوپر سے ہی کوئی آیا ہوگا، کیونکہ گھر کا دروازہ اوپر والوں میں سے کوئی آ کر کھٹکھٹا سکتا تھا۔ میں نے دوپٹہ سر پر اوڑھا اور اٹھ کر باہر آئی۔ احتیاطاً پوچھا کہ کون ہے؟ دروازہ دوبارہ بجایا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ آج اتنے دن بعد میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ اس نے مجھے ایک پرچی دی اور فوراً سے وہاں سے بھاگ گئی۔ میں اسے آوازیں ہی دیتی رہ گئی، اسے بات کرنا چاہتی تھی اور اسے اپنے پاس بٹھا کر کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ اتنے دن تک وہ کہاں غائب تھی، نظر کیوں نہیں آئی۔ اس کی خیر خیریت معلوم کرنا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پایا کیونکہ وہ فوراً سے ہی بھاگ گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں نے فوراً سے دروازہ بند کیا اور پرچی لے کر اندر آ گئی۔ میرا بیٹا ابھی بھی سو رہا تھا۔ میں نے پرچی کھولی تو اس پر لکھا تھا کہ آج رات ہی یہ گھر خالی کر دو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ اس کی یہ بات مجھے بہت عجیب لگی۔ آخر اس نے مجھے گھر خالی کرنے کو کیوں کہا ہے؟ اور اگر ہم نے گھر خالی نہ کیا تو کون سی قیامت آئے گی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں وہ پرچی مسلسل بار بار پڑھے جا رہی تھی۔ آخر کچھ تو تھا اس لڑکی کے بارے میں جو مجھے الجھن میں ڈالتا تھا۔ کیا اس گھر میں رہنے کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط؟ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ مجھ سے کوئی کام بھی نہیں کیا جا رہا تھا۔ مجھے بس اب اپنے شوہر کا انتظار تھا کہ کب وہ آئے اور میں اس سے اس بارے میں بات کروں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکالے۔ طرح طرح کے ابہام کا شکار ہو رہی تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی اور شوہر کام سے واپس آئے تو میں نے فوراً سے ان سے اس بات کا ذکر کیا اور وہ پرچی انہیں دکھائی اور بتایا کہ یہ اوپر والوں کی لڑکی دے کر گئی ہے، وہی لڑکی جو گونگی ہے اور جس پر اس کے گھر والے ظلم کرتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اب تم دوبارہ سے اس بات کے پیچھے پڑ گئی ہو، چھوڑ دو اس لڑکی کا قصہ۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا ہے، اس معاملے میں مت پڑو، وہ ان کا گھریلو معاملہ ہے۔ ہماری وجہ سے اس لڑکی کو کسی مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ مگر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھیں نا، وہ یہ پرچی ہمیں دے کر گئی اور کہا ہے کہ گھر چھوڑ دو۔
ضرور کچھ ہونے والا ہے، وہ ایسے ہی ہمیں گھر چھوڑنے کا کیوں کہے گی؟ مگر میرے شوہر نے منہ بناتے ہوئے وہ پرچی ایک طرف رکھ دی اور کہا کہ اب دوبارہ اس بات کا ذکر مت کرنا، اور یوں انہوں نے اس بات کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ مگر میری پریشانی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ان کے سامنے ذکر تو نہیں کیا، لیکن میں مسلسل بے چین ہو رہی تھی۔ آخر کیا ہونے والا ہے؟ حد سے زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں اپنا یہ ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میرے شوہر بستر پر سونے کے لیے چلے گئے۔ وہ مجھے آواز دے رہے تھے کہ تم بھی آ کر سو جاؤ، تھک جاؤ گی، بچہ پھر تمہیں رات کو سونے بھی نہیں دیتا، تھوڑی دیر آرام کر لو جب تک وہ سو رہا ہے۔ مگر میں کیسے آرام کر سکتی تھی؟ میں پریشان ان کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ دیکھیں، ہم یہ گھر خالی کر دیتے ہیں، کیا مالک مکان سے بات کرتے ہیں، ضرور کچھ غلط ہے، میں کسی بھی مصیبت کا شکار نہیں ہونا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو، میں تمہیں سمجھا کر تھک گیا ہوں، لیکن نہ جانے تم کیوں اس لڑکی کی باتوں پر یقین کر لیتی ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہی ہو۔ حقیقت کیا ہے ہم اس سے بالکل بھی واقف نہیں ہیں، اس لیے اس طرح کے وہم مت پالو اور یوں پریشان مت کھڑی رہو۔ رات کے اس پہر ہم کہاں جائیں گے؟ ہم اس شہر میں نئے آئے ہیں، ہم کسی کو جانتے بھی نہیں، چلو اب سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ لائٹ بند کر کے کروٹ لے کر سو گئے۔ میں بھی اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ ان کی بات بھی ٹھیک تھی، رات کے اس پہر ہم کہاں جاتے؟ اس انجان شہر میں کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا۔ ایک بار تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اوپر جا کر مالک مکان کی بیوی سے خود ہی اس بارے میں بات کر لوں، لیکن پھر وہ دوبارہ سے مجھے یہی کہے گی کہ ہمارے گھریلو معاملات میں دخل اندازی مت کرو، اور اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کہہ دے کہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میں لیٹ تو گئی تھی، مگر مجھ سے سویا نہیں جا رہا تھا۔ مسلسل یہی سب سوچے جا رہی تھی۔ شاید مجھے اس لڑکی سے خود بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بتا دے کہ آخر وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے، اور اس نے مجھے گھر خالی کرنے کو کیوں کہا ہے۔ ضرور اسے کوئی نہ کوئی بات تو معلوم ہوگی، خواہ میں تو وہ مجھے ایسی کوئی بات نہیں کہے گی۔ میں اسے جانتی تھی، اور جتنا جانتی تھی اس حساب سے تو وہ بہت ہی اچھے مزاج کی لڑکی تھی، کسی کو یوں پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ضرور ہم سے جھوٹ نہیں بولا ہوگا، کسی خطرے کے بارے میں ہی آگاہی دے رہی ہوگی۔ لیکن ایسا کون سا خطرہ ہو سکتا ہے جس سے وہ ہمیں بچانا چاہتی ہے؟ میں ایک بار پھر سے بستر سے اٹھ کر ٹہلنے لگ گئی۔ میرے شوہر گہری نیند میں سو رہے تھے، اور میرا بچہ بھی سویا ہوا تھا، اور میں رات کے اس پہر ادھر سے ادھر گھوم پھر کر پریشان ہوئے جا رہی تھی۔ اسی وقت مجھے اچانک سے چھت پر کسی کے بھاگنے کی آوازیں سنائی دیں۔ کوئی بہت ہی تیز قدموں سے بھاگ رہا تھا۔ آواز کانوں کے پردے کو پھاڑ رہی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنے شوہر کو اٹھایا اور کہا کہ دیکھیں، کسی کے بھاگنے کی آواز آ رہی ہے، ضرور کچھ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی، پھر انہوں نے دھیان دیا تو وہ آواز انہیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم کمرے کے اندر ہی رہو، بچے کا دھیان رکھو، میں دیکھ کر آتا ہوں آخر کیا ہو رہا ہے۔ میں انہیں اکیلے نہیں جانے دینا چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی، مجھے بچے کے پاس رکنا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلے اور دروازہ بند کر کے اوپر چھت کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ان کے چلانے کی آواز آئی تو میں بچے کو اٹھا کر بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ سامنے وہ انتہائی خوفزدہ چہرہ لیے کھڑے تھے، ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار تھے، حالانکہ یہ سردیوں کا موسم تھا۔ ایسے میں ان کے ماتھے پر پسینہ کیوں تھا، میں سمجھ نہیں پائی۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ سیڑھیوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ جو ہی میری نگاہیں سیڑھیوں کی طرف پڑیں تو میری بھی چیخ نکل گئی۔ وہاں پر ایک بہت ہی بھیانک صورت والی عورت بیٹھی ہوئی تھی اور زور زور سے ہنس رہی تھی۔
जब वो हंसी तो उसके नोकीले दांत नजर आते। मैंने अपने शौहर से कहा कि आप इधर आ जाएं, हम अंदर कमरे में जाकर बंद हो जाते हैं। मेरे शौहर ने मेरी बात मानी और फौरन से घर के अंदर आए। हमने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन वो मुसलसल बाहर से दरवाज़ा बजाए जा रही थी और कह रही थी दरवाज़ा खोलो। इन सब में ऊपर मालिक मकान के घर की तरफ से कोई हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि आप मालिक मकान को फ़ोन करें और उसे ये बताएं कि घर में कोई दाखिल हो गया है, ये ना हो कि उन्हें भी नुकसान पहुंचा दे। शौहर ने फ़ोन निकाला और नंबर मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब मुझे उस लड़की की फिक्र लग गई। थोड़ी देर में मुझे उस लड़की की झलक नजर आई। वो दरवाजे पर हाथ मारते हुए मुझसे मदद मांग रही थी और चिल्ला भी रही थी। मैं उसका चिल्लाना सुनकर हैरान हुई कि वो तो गूंगी थी, तो आखिर वो चिल्ला कैसे रही थी। मैंने फौरन से दरवाज़ा खोला और उसे अंदर दाखिल करके दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। मैं उसे यूं तन्हा नहीं छोड़ना चाहती थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ है, तुम इतना परेशान क्यों नज़र आ रही हो। तो फिर उसने मुझे बताया कि दरअसल मेरे माँ बाप एक जिन्नात के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। वो दोनों एक अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं। मेरे असल माँ बाप को उन्होंने मार दिया था और इस घर पर कब्ज़ा जमा लिया। तब से मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। आज पहली बार मैं उस लड़की को बोलते हुए देख रही थी। उसने मुझे बताया कि इतने अरसे से मैं गूंगी होने का नाटक कर रही थी, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हूँ। जब आप लोग इस घर में आए तो मैं जानती थी वो आप लोगों को तकलीफ़ पहुँचाएंगे, और उन दोनों का मंसूबा था कि आपको तकलीफ़ पहुँचाएं। वो इंसानों को तकलीफ़ पहुँचाकर बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। मैं चाहती थी कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं, लेकिन आप लोग नहीं निकले। अब उन्होंने मुझे भी अजियत देना शुरू कर दी है। वो हम सबको मार सकते हैं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मैं और मेरे शौहर परेशान हाल खड़े थे। हमने जल्दी से अपना ज़रूरी सामान बांधा और फ़ौरन से वहाँ से निकलने की करने लगे। उस लड़की ने हमें बताया कि इस घर के पिछले हिस्से में एक दरवाज़ा बना हुआ है। उसकी चाबी मेरे पास है। उस दरवाजे के बारे में कोई भी नहीं जानता। मैंने भी इतने अरसे में वो दरवाज़ा नहीं देखा था। आज जब उस लड़की ने बताया तो तभी हमें पता चला। हम उसके साथ उस पिछले दरवाजे से घर से बाहर निकल गए। हमारा बहुत सा सामान उधर ही रह गया था, लेकिन हमने ज़रूरी सामान ले लिया था। उस वक्त जान से ज़्यादा वो सामान ज़रूरी नहीं था, इसलिए बाकी का सामान वहीं रहने दिया। हम भागते भागते बस स्टॉप पर आ गए। उस लड़की ने कहा कि मैं नहीं जानती कि हमें कहाँ जाना चाहिए। मेरे शौहर ने कहा कि हम दूसरे शहर की तरफ जाते हैं। मेरा ससुराल दूसरे शहर में ही था। उसी वक्त हमने बस के टिकट लिए और फ़ौरन से दूसरे शहर की तरफ चले आए। रात के पहर जब हम घर पहुँचे तो सब परेशान हो गए और कहने लगे कि आखिर क्या हुआ जो तुम लोग इस वक्त आए हो। मेरे शौहर ने सबको तफसील से सारी बात बताई और उस लड़की के बारे में भी बताया। सब हद से ज़्यादा परेशान हो गए। 2-3 दिन बाद जब मेरे शौहर देवर के साथ वहाँ पर गए और देखने लगे कि अगर वो घर बिल्कुल ठीक है तो वहाँ से किसी तरह से अपना सामान वगैरह लेकर आ जाएं। लेकिन जब वो वहाँ गए तो पता चला वहाँ पर तो कोई घर ही नहीं है। वो घर मिट्टी का ढेर बन चुका था। आस पड़ोस वालों ने बताया कि अचानक से ये घर गिरना शुरू हो गया था। हम डर गए थे कि घर के अंदर कोई मौजूद तो नहीं, लेकिन यहाँ से कोई भी नहीं मिला। जब शौहर ने घर आकर ये बताया तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं वो दोनों जिन्नात हमारे घर ना आ जाएं और दोबारा से हम पर मुसीबत ना आ जाए, क्योंकि वो लड़की हमारे साथ ही थी। मगर उस लड़की ने बताया कि वो यहाँ नहीं आएंगे। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ उस घर पर कब्जा करके उसे तबाह करने का था। कहते हैं कि बरसों पहले ये घर एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था और ये कब्रिस्तान जिन्नात का था। इसी वजह से उन्होंने गुस्सा होकर उस घर के मालिक और उसकी बीवी को मार दिया और घर पर कब्जा कर लिया। अब जबकि वो घर तबाह कर चुके हैं
तो यकीनन वो हमें तकलीफ पहुंचाने नहीं आएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। अरसा गुजर गया लेकिन उनमें से कोई भी हम तक नहीं आया। वो लड़की अब भी हमारे साथ रहती है, लेकिन मुझे हमेशा इस बात का धड़का लगा रहता है कि कहीं वो जिन्नात दोबारा से ना आ जाएं। इसलिए मैं हमेशा बहुत ही एहतियात से काम लेती हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।